हम अविलंब आरंभ करने जा रहे हैं अपना अगला सत्र। चंदन किवाड़ ख्यात लोक एवं उपशास्त्रीय गायिका, लोकधर्मी, पद्मश्री से सम्मानित विदुषी मालिनी अवस्थी जी की पहली रचना, पहली किताब, जहां हम आंगन की सुगंध चंदन किवाड़, यानी इस किवाड़ के माध्यम से हम उस आंगन में पहुंचेंगे जहां लोक की खुशबू महकती है। मैं अनुरोध करता हूं मंच पर सम्मान्य अदिति महेश्वरी गोयल जी से कि आप मंच पर आएं। वाणी प्रकाशन समूह की अभिभावक एवं उनके साथ मंच पर मैं अनुरोध कर रहा हूं ख्यात वक्ता आदरणीय ऋचा अनिरुद्ध जी से कि आप मंच पर आए। मालिनी जी, ऋचा जी एवं अदिति जी के साथ चंदन किवाड़ अपनी इस पुस्तक पर चर्चा करेंगी एवं हमें बताएंगी कि उनकी यात्रा कितनी सुखद रही। विराम और उसके बाद हमारा सत्र जो रिमेंबरिंग बेगम अख्तर हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, इस विषय पर बातचीत करेंगी विद्या शाह, मंजरी चतुर्वेदी जी, यतीन्द्र मिश्र जी के साथ। हमारा अगला सत्र आंगन की सुगंध चंदन किवाड़, जहां मालिनी अवस्थी जी बातचीत करेंगी अदिति महेश्वरी गोयल जी एवं ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ। देखिए, जहाँ तीन महिलाएं जो आपस में सहेलियां भी हों और छोटी बहनें भी हों, सब आपस में ऐसा रिश्ता हो और वो बात करने बैठ रही हों, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। मालिनी अवस्थी जी की किताब चंदन किवाड़ आप लोगों ने ले ली या नहीं ली, पहले बताइए। अगर नहीं ली है तो ज़रूर ले लीजिएगा, दीदी से साइन करवा लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो मतलब अद्भुत है। मैं अभी तक पढ़े ही जा रही हूँ। पहला सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अदिति पब्लिशर भी हैं, तो आप दोनों से पहले तो सवाल ये, सबसे पहला, चंदन किवाड़, क्या ये नाम पहले से दीदी हमेशा से तय था कि जब किताब लिखूंगी तो यही नाम होगा, या कई नामों से गुजरते हुए इस स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकी? मैं जवाब दूं कि अदिति? सबसे पहले तो अयोध्या में राज सदन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक वास्तव में बहुत चिर प्रतीक्षित उत्सव है जिसकी हम सबको बड़े सालों से प्रतीक्षा थी कि ऐसा कुछ शुरू हो। तो मोहित को, यतीन्द्र को बहुत बहुत, मैं नाल को भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और जहाँ तक किताब की बात है, मेरे पीछे का किवाड़ यदि आप देख सकें, क्या किवाड़ है पीछे का, बहुत शानदार किवाड़ है पीछे। दरअसल सच बात ये कि जब ये लिख रही थी तो मैं प्रकृति से लेखक नहीं हूँ, लेखिका नहीं हूँ, तो जो लिख रही थी उनका किस रूप में उसका प्राकट्य हो, या इस किताब का, जैसे कुछ लोग टाइटल सोचते हैं फिर किताब लिखने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात जो कहना चाहती हूँ वो कैसे पहुँचे उसके हिसाब से टाइटल सोच रहे थे। और 4-6 टाइटल मैंने सोचे, यतीन्द्र ने टाइटल सोचे बहुत सारे, और 15-20 टाइटल्स तो मुझे इन्होंने व्हाट्सअप करके भेजे कि ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा। और मुझे याद है मेरी बेटी ने एक टाइटल बताया शीर्षक की, क्या उन्होंने सुना, या क्या वो सुन रही हैं, या सुनो वो कह रही हैं, सुनो वो कह रही हैं। ये अनन्या ने भी ये दिया, लेकिन ये लग रहा था कि ये शीर्षक सुन करके लग रहा था कि इंग्लिश का ही हिंदी रूपांतरण है कि डिड यू लिसन, दे आर सेइंग समथिंग, शी स्पीक्स, कुछ इस तरह का हिंदी रूपांतर। जबकि इसकी पूरी बुनियाद और इसकी सोच के मूल में बहुत कुछ वो संस्कृति की खुशबू है जिसे पढ़ने भर से हम शायद वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन आज आसपास छूने को भी नहीं मिलती, इतनी दूर जा चुकी है। तो शब्द में कुछ ऐसा भाव आए जिसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं हमें ये लगे कि ओहो किवाड़, और किवाड़ से चंदन किवाड़, और हमारे यहाँ गाने के शब्द भी आते हैं, खोलो मोरे श्याम चंदन की वणिया, या गिरे तो पे वज्र राम चंदन की वणिया। और दूसरा एक ये था कि ये मुझे लगा कि आज के समय जैसा लेखन हो रहा है, उस पाठक के लिए ये किताब एक ऐसा संसार खोलती है जिसमें प्रवेश करके
शायद वो बहुत कुछ जो पीछे छूट गया है उस समाज से जुड़ सकेंगे। और वो चंदन का किवाड़ होने से चंदन में आध्यात्मिकता भी है, भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, पवित्रता भी है। और पहले के सुनते थे कि बाबा बाबा लोगों के यहाँ चंदन के किवाड़ होते थे कि नहीं नहीं पता, लेकिन सुना था। तो बहुत सारी बातें इसमें चूंकि ऐसी हैं तो नाम इसी तरह से आए, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद और एक टाइटल सुमंगला भी सोचा गया था, यतीन्द्र याद है। और इसीलिए मैंने जो अपनी बात जो लिखा है शुरू में उसमें कई जगह सुमंगलाएं आया है कि अनेक सुमंगला, वो वहीं से आया था, सुमंगला शब्द यतीन्द्र ने दिया था। तो अंत में चंदन किवाड़ डिसाइड हुआ। अदिति, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगी अपनी तरफ से? किताब की यात्रा पहले बताती हूँ। आप जानती हैं कि इनके शेड्यूल्स क्या हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता जब मैं देखती हूँ कि आज यहाँ कल वहाँ, अच्छा कल में भी आधा दिन वहाँ आधा दिन वहाँ, मुझे नहीं पता कैसे करती हैं। लेकिन इस सबके बीच जब दरअसल ये बातचीत किताब के बारे में शुरू हुई थी लगभग 6-7 साल पहले, जहाँ आई वॉज सो इनामर्ड बाय वॉट शी वॉज डूइंग कि मुझे ऐसे लगा कि इन पर एक किताब होनी ज़रूरी है। सो हमारे 2-3 लंबे इंटरव्यूज़ भी हुए हैं जिसको लिपिबद्ध भी किया गया, वो अंग्रेज़ी में आज भी खाके तैयार हैं। लेकिन फिर उसके बाद कोविड आया और चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो गई। इस दौरान यतीन जी से परस्पर बात चल रही थी मालिनी जी के बारे में कि ये किस तरह से नया व्याकरण रचा जा रहा है स्त्री बौद्धिकता का लोक में, और एक्लेक्टिक सर्कल्स जिन्हें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स के, उनमें लगातार बात चलती रही। और फिर एक दिन ये पता चला कि मोबाइल फ़ोन के नोट्स एक जगह संग्रहित कर लिए गए हैं और अब किताब का रूप ले सकते हैं। और वहाँ से किताब की गहरी गंभीर बातचीत मालिनी जी और पिताजी के बीच में शुरू होनी हुई। अब जब किताब तैयार हुई, पहला ड्राफ्ट आया, दूसरा ड्राफ्ट आया, जनवरी के कुछ बीच के दिन और आखिरी के सप्ताह 9:30 बजे हमारा शटर खुले और मालिनी जी दफ्तर में, और उन्होंने 3-4 दिन लगातार लगा के एक एक वाक्य किताब का, जहाँ पे पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत थी, वहाँ जहाँ लोकगीतों का, जहाँ लिपिबद्ध है ही नहीं जो लोकगीत, उनको आप पहली बार कागज़ पे उकेर रही हैं, जनरेशनल लोकगीत हैं। तो सोचिए कि उनकी स्पेलिंग्स में भी सिंटैक्स को देखना, कहाँ जा रही हैं, उसका उच्चारण कहाँ है और स्पेलिंग कहाँ है, उसका सामंजस्य बिठाना। 3-4 बार मैं जानती हूँ कि एक ही शब्द को पुनर्गठित किया गया क्योंकि उसकी स्पेलिंग पहले कहीं लिखी ही नहीं गई है। तो ये काम इतना मुश्किल था, लेकिन जिस सहजता के साथ हमारी टीम के साथ इन्होंने काम किया, आई फेल्ट एन इंटेलेक्चुअल इज़ लाइक दिस। आप सबको अपने साथ ले चलते हैं, कोई आके बौद्धिकता का आतंक नहीं, सबसे सहज। और सबकी दीदी हो गई हैं ये हमारे ऑफिस में, सब बोलते हैं कि दीदी, जगत दीदी हैं ये, जगत दीदी हैं। तो अच्छा, एक बार ये हुआ कि जब हम कवर डिज़ाइन कर रहे थे तो कुछ पहले एक डिज़ाइन बना तो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी लगा कि कुछ और होना चाहिए। तो मंजरी दीदी हैं यहाँ पर, मंजरी दी ने कुछ डिज़ाइंस भेजे। हाँ, हुआ ये कि मैं इसी के बीच में यहाँ पर बात ये लूँ कि किताब के निर्माण में जो 2 लोग यहाँ पर शुरुआत से जुड़े हैं, जिनको मैंने कुछ चैप्टर लिख दिए, एक तो यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं पुष्कर अवस्थी जी, और साथ में यहाँ बैठे नील। तो नील भी मेरे ख्याल में 2 वर्ष पहले मैंने इनको इसमें से 1-2 चीज़ें पढ़ के सुनाई थी कि ये कैसा लग रहा है और उसमें उनको कैसे विस्तार करे। तो नील ने कहा दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। तो करीब काफ़ी समय से किताब आनी चाहिए उसकी बात तो थी। चंदन किवाड़ में कैसा किवाड़ हो, तो मैंने गूगल करके कुछ किवाड़ के डिज़ाइंस निकाली, 6 किवाड़ निकाले, और वो किवाड़ निकाल रहे थे तो मैंने फ़ोन किया मोहित को कि डिज़ाइन कैसे। मोहित बिजी थे किसी के फ़ोन पे, फ़ोन उठाया मंजरी ने, याद आया, मिनी ने फ़ोन उठाया, तो मैंने मिनी से कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कन्वे को कि ये दोनों कहने को भाई बहन है, एक शरीर आत्मा है, दोनों की सोच विचार मन एक है। तो मैंने कहा तुम उसे बता देना, बस तुम्हें मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये देख ले। अब दिमाग उसका क्रिएटिव, वो घूमने लगी, बोली रुक जाइए भाभी, हम भी कुछ इस तरह के दरवाजे निकाल रहे हैं। और एक दरवाज़ा उन्होंने निकाला जो तत्वगत्वा
चंदन किवाड़ का वो बना, लेकिन उस किवाड़ के बनने में और फाइनली यहाँ मैं अदिति की ये प्रशंसा करूँगी कि फाइनली वो जब हम उसको गूगल में डिज़ाइन कर रहे थे तो किताब के मुद्रण में बहुत सारी चीज़ें हैं, किताब का लोगो आए, प्रकाशक का नाम भी आए, टाइटल भी आए, और उस दरवाजे में ऐसी स्पेस नहीं थी। इन्होंने पूरा उसको नया क्रिएट कराया कंप्यूटर पे मेरे सामने। और आज तक अभी भी मुझे कितने लोग इस कवर की डिज़ाइन के लिए, हर व्यक्ति तारीफ़ करता है पहले कि इस तरह का देखा नहीं, इट इज़ नेवर सीन बिफोर। और बहुत अच्छी प्रिंटिंग अभी आपने बहुत अच्छी करी, उसके लिए बधाई देती हूँ। एक आर्टिस्ट हैं अनुप्रिया, कवि हृदय है महिला वो। अनुप्रिया को मैंने एक वॉइस नोट पे ब्रीफ भेजा और उसके साथ साथ मालिनी जी ने हर चैप्टर के साथ एक अगर आइकॉनोग्राफी तैयार की जाए, एक महिला उस चैप्टर की, जिनके जो ये महिलाओं के दस्तावेज हैं, तो हर चैप्टर की एक नायिका है। वो 80 साल की दादी भी हैं और वो 15 साल की बच्ची भी है। तो वो कैसी होगी, वो युवती कैसी होगी, या वो बच्ची कैसी होगी, या वो बुजुर्ग महिला कैसी होगी, एक एक लाइन में एनेक्डोट्स या फिर उसका ब्रीफ हमने अनुप्रिया को दिया और आप किताब खोलते ही वो झरोके आप देखती चली इससे जाएंगी। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा अनुप्रिया ने वो तैयार किए। हम लोग ये सोचते थे कि शायद मालिनी दीदी कभी अपनी जीवनी लिखेंगी, एक ऑटोबायोग्राफी होगी। जब ये किताब आई तो मुझे लगा चलो अच्छा, ये तो सिर्फ शायद लोक की किताब होगी, लोकगीतों पर कुछ होगा, जो पढ़ने लगे। और सबसे पहले तो मैंने एक दो बार दीदी को मैसेज किया कि रो रही हूँ, रोना आ गया। कितना आज भी, अभी यहाँ पर भी मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी, फिर मेरे आंखों से आंसू। वो छुन्नी जी का हम ज़रूर दीदी से प्रसंग सुनेंगे। लेकिन ये किताब पढ़ते पढ़ते एक चीज़ समझ में आई, ये एक तरह से आपकी जीवनी ही तो है। कैसे आज मालिनी अवस्थी जो हैं, सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं, एक व्यक्तित्व, एक महिला के तौर पर, उस मालिनी को रचने में लोक का कितना बड़ा योगदान है। और ये इसमें यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई इसको अन्यथा ना ले, लेकिन एक वो क्या कहावत है, चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, कुछ तो एक ऐसी कहावत है ना। तो हम हमेशा कई बार देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स से ज़्यादा उनकी पत्नियां हमें कई बार एटीट्यूड वाली दिखती हैं। तो मैं, चूँकि अब दीदी से बहुत सालों का रिश्ता है, बहुत जगह हम लोग आयोजनों में साथ होते हैं, और मैं इनका लोगों से ना मेल जोल देखती थी। अरे भैया कैसे हो, अरे उससे भी सबसे बड़ा मेल जोल तो मेरे मन में कभी कभी आता था कि क्या इनके अंदर वो एक ब्यूरोक्रेट, एक सीनियर IAS अधिकारी की पत्नी वाला एरोगेंस क्यों नहीं है, एटीट्यूड दिखा क्यों नहीं रही। ये किताब पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि मालिनी अवस्थी जो हैं, उन्हें गढ़ने वाला वो लोक है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ ये सीखा, लोगों से सीखा, आपसे सीख रही हूँ, सबसे सीखती हूँ। और ये भी सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि जिस समय, जिस युग में मेरा विवाह हुआ, युग इसलिए कह रही हूँ कि 35-36 साल हो गए, 36 साल पहले एक युग था। उस समय उत्तर प्रदेश में अफसरों के ये अफसरों की अफसराहट शाही एक अलग थी, और उनकी पत्नियों की नक्शेबाजी भी एक अलग स्तर पे थी। और मैंने वो, और उस समय की जो वो एक कह लीजिए ठसक, मैंने बहुत अपनी आँखों से देखी थी। मेरी माँ की भी सहेलियाँ थीं, और मैंने ये देखा था, मुझे हमेशा एक दुख होता था, एक चिंता चलती थी कि इनके पति जो हैं वो आम जनता के सेवक हैं। मतलब उनको एक कहा जाता है जनसेवक है वो, ब्यूरोक्रेट मतलब ये होता है कि वो एक जन सेवा के लिए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी यानी उनकी सहचरी का और बड़ा योगदान होना चाहिए उनके इस कार्य में योगदान देने के लिए। और उल्टा होता है कि सहचरी प्रायः वे आती थीं जो उतनी ही गांव से, उस समाज से कटी हुई। तो जाहिर से यदि पत्नी कटी है तो पति को कभी नहीं जुड़ने देगी, जबकि पति को उन्हीं की समस्याओं का निराकरण करना है। ये चूँकि एक कह लीजिए मेरे बचपन के संस्कार ऐसे थे, मेरे माता पिता ऐसे थे। तो मुझे याद है आज भी, पहली बार जब अपने पति के साथ में मैं कॉल करने, एक हमारे जिलाधिकारी थे उनके यहाँ गई, और पति का फ़ोन आ गया, ये चले गए, मैं अकेली बैठी थी। तो मुझे 35 मिनट बैठाया गया। उसके बाद वो मैडम प्रकट हुई
और उस एक दिन जब मेरी 21 वर्ष की शायद अवस्था थी, मैंने तय किया था कि ये कार्य मुझे नहीं कभी करना है। और ये कार्य नहीं मालूम इरादतन हुआ या नासमझी में हुआ या व्यस्त थी, लेकिन यदि किसी को अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए करना है तो पहली चीज़, किसी भी व्यक्ति से आप उसके पास जा कर के बात करिए, उसके जैसे बन कर के बात करिए, नहीं तो वो कभी भी आपसे खुल कर के नहीं मिल सकता। यदि मुझे इनका प्रेम पाना है तो मैं अदिति की सहेली बन के मिलूंगी, उसको तो पता है मैं मालिनी अवस्थी हूँ, वो तो कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए आप देखिए कि जितने बड़े लोग हैं उनमें बहुत बड़प्पन होता है, वो उतनी सहजता से मिलते हैं क्योंकि उनको नहीं बताना वो क्या। तो ये एक मैंने निश्चित रूप से देखा था अवसरों में। और लोक संगीत को लेकर के तो बहुत एक विरक्ति का भाव रहा, एक नॉन सीरियस जिसको आप कह सकते हैं एक एटीट्यूड रहा है बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत के लिए ऐसा नहीं रहा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बल्कि मैं यहाँ पे एक टिप्पणी ज़रूर देना चाहूँगी। आजकल जो नहीं देखने को मिलता, मुझे मालूम है कि ये साहित्य आज तक पे रिकॉर्ड हो रहा है, लोग देखेंगे भी। एक बात पुराने अधिकारियों में बहुत अच्छी थी और उनकी पत्नियों में भी, संगीत का बड़ा अच्छा संस्कार था। उस ज़माने के अधिकारी शास्त्रीय संगीत जानते थे, कलाकारों से मिलते थे, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों पे जानते थे और जिस ज़िले में है वहाँ के कलाकारों से जाके मिलते थे। मैंने खुद देखा है। और उनकी पत्नियाँ बड़ा आदर का भाव रखती थी। आज दुर्भाग्य से कलाकारों को वो यही समझते हैं कि प्रोग्राम करने वाले हैं, और जाहिर है उनकी पत्नियों, लेकिन लोक कलाकारों के लिए कभी भी सम्मान मैंने नहीं देखा, न था और आज तो बिल्कुल नहीं है। वो एक सोच, क्योंकि शायद मैं ऐसी जगह पे थी, कलाकार होने के नाते वो देख पा रही थी कि किस दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उस उपेक्षा को भी महसूस करती थी। और उस उपेक्षा के पूरे जाल को तोड़ने का ही पूरी एक ये संघर्ष रहा है पूरा जीवन। जी, तो बचपन के संस्कारों की बात हो रही है, लोक की बात हो रही है, हम अयोध्या में हैं, तो कुछ एक मुझे तो वही याद आ रहा था आपका तेरे जादू भरे पाँव। बट अगर कुछ सुनते हुए आगे बढ़ें तो। आपने एरोगेंस की बात करी तो मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि अयोध्या वालों से ही पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ 27 साल पहले हम लोग रहे हैं। 27 साल पहले यहाँ पे हमारे हस्बैंड यहाँ पे कलेक्टर थे और उस समय हम थे और इसी मंच पे यहाँ पर गाना गाया है, यहाँ पर आए हैं। यहाँ चुन्नू भैया की शादी हमने यहाँ पर अटेंड करी इसी जगह पे। छोटे छोटे थे मिनी और मोहित, तो वो एक जुड़ाव प्रेम कभी भी नहीं। यहाँ पर मैं ज़रूर अयोध्या में गा रही हूँ तो इसलिए एक पंक्ति क्या सुनना चाहेंगे यतीन्द्र मिश्र जी? अरे राम, इसके तो एक ही गाना है। एक गाना जो है वही इनके मन का है, वही सुना दे रही हूँ। सुगा पंखी ओढ़निया मोरी, उड़ी उड़ी जाए सुगा पंखी ओढ़निया मोरी, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए सुगा पंखी ओढ़निया मोरी, उड़ी उड़ी जाए सुगा पंखी ओढ़निया मोरी, उड़ी उड़ी जाए। एक नायिका है जो बहुत इतरा रही है क्योंकि सुग्गा पंखी। अब ये देखिए, आज हम लोग जो रंगों की बात करते हैं, पैरेट ग्रीन, ये असल में सुग्गा पंखी है। या जो हम बोलते हैं धानी, ये धान का धानी है। ये सारे रंग जितने आए हैं ये प्रकृति से लिए हुए। गुलाब है इसलिए गुलाबी है, नारंगी भी एक फल है वहाँ से आया है। तो ये सारे जो रंग हैं ये सब केसर से केसरी आया है। तो ये एक नायिका है जो कि अपनी ओढ़नी में बहुत इतरा रही है। नैहर में पहिरो तो अम्मा हुल से, नैहर में पहरू तो अम्मा हुल से, ससुर में आए, ससुर में सासू जली जली जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी, उड़ी उड़ी जाए सुगा पंखी ओढ़निया मोरी, उड़ी उड़ी जाए। एक ही ओढ़नी है लेकिन मायके में तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न होती, वही ओढ़नी ससुराल में जो ओढ़ ली
तो बस वो ओढ़ना भी गजब ढा गया। तो वहाँ पर ये आज भी होता है। तो गीतों की ये परंपरा है और हमें लगता है ऐसा मिलता जुलता कोई प्रसंग जरूर यतीन्द्र के जीवन में किसी के संग तो गुजरा है, जो हमेशा इसको सुनाने के लिए फरमाइश जरूर करते हैं। शास्त्रीय संगीत से लोक संगीत का सफ़र, कलाओं का शिल्प और श्रेष्ठव कितना बदलता है। ट्रेनिंग एक जगह से कुछ और होती है, परफॉर्मेंस कहीं और होती है। और लोक में हम मतलब शास्त्रीय संगीत के जो प्रस्तुतियाँ होती हैं उसमें एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, स्टेज है, बैठने का तरीका है, तहजीब है। लेकिन जब आप लोक में जाती हैं, आप ऐसी जगहों पे भी जाती हैं जहाँ 50 किलोमीटर तक वॉशरूम्स भी नहीं होते। ये बहुत बड़ी खाई है जिसे आपने ऐसे पुलबद्ध किया है, जिसके बीच में सेतु बंधन इतने प्यार से हुआ है कि ऐसे लगता ही नहीं कि ये दो छोर हैं। क्या हुआ ये? एक बात तो मैं ज़रूर स्वीकारना चाहूँगी और आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखा है और शास्त्रीय इतनी बड़ी हमारी आदर्श हमारी गुरु श्रद्धेय गिरिजा देवी जी, हमारी अप्पा जी, उनके संग पूरी काशी की परंपरा से सीखा है। एक बात जो मैं अपने निजी अनुभव से आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी, शास्त्रीय संगीत एक अनुष्ठान है। वो एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें आप बहुत मर्यादा, बहुत शास्त्रीय व्यंजना के साथ अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार होते हैं, ठीक। लेकिन इस शास्त्रीयता में कोई इतना रम जाए कि उसको लोक बना दे, ऐसे कलाकारों में आप जड़ता नहीं पाएंगे। जैसे कि बिस्मिल्लाह खान साहब, जैसे कि पंडित रविशंकर, जैसे जाकिर हुसैन खान साहब, मतलब उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत में इतना रम गए कि वे लोक हो गए, वे सहज हो गए। जैसे विदुषी मालिनी अवस्था। अरे नहीं, हम वहाँ तक हम लोग सोचा ही नहीं। जैसे आप किसी भी, मैंने क्लासिकल वालों को देखा है कि वे, मतलब वालों को गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, शास्त्रीय संगीत की परंपरा में कोई भी कलाकार मंच पे जिस गरिमा के साथ आता है वो एक अनुष्ठान की तरह से अपने आवाहन करता है, क्योंकि यही परंपरा है। वो अपने गुरु की परंपरा के साथ जा रहा है, इसलिए वहाँ पे कहीं ना कहीं पे इतना ज़्यादा बंधन है, उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो कलाकार बंधन मुक्त हो गए शास्त्रीय संगीत में, उन्होंने अपने शास्त्रीयता को लोक बना दिया। जैसे कि मैंने कुछ कलाकारों का नाम लिया, बंधन कभी से स्वीकार्य नहीं था जीवन में, मुझे कभी से नहीं, अपने हिसाब से किया, जो किया, जहाँ ज़रूरत लगी वही काम किया। बंधन वो परिवार का भी हो तो उसको मैंने बंधन नहीं माना कभी भी। तो संगीत में मुझको ये लगता था गायकी हो, और उससे भी बड़ी बात अपनी बात कहना। अपनी बात कहने में यदि कहीं बंधन आ रहा है तो फिर ऐसा संगीत स्वीकार्य नहीं है। मुझे अपनी बात कहनी, और वो लोक से ज़्यादा कहीं और प्रभावी ढंग से कही नहीं जा सकती थी। जिस दिन ये लगा कि अब सिर्फ गा कर नहीं, अब लिख कर के वो बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझको जो दिख रहा है वो इतना विस्तृत फलक है जो अब शब्दों में उतर करके ही लोगों तक पहुंच सकता है। क्योंकि यदि मैं गीत की बार बीच में रुक रुक कर उसकी व्याख्या करूंगी, व्यंजना करूंगी, तो वो रस भंग करेगा। इसको शब्दों में उतर के ही आना पड़ेगा। जैसे कि अभी मिथिलेश नंदी जी एक बात कह रहे थे, राम पे जो उन्होंने बात कही, तो उस पे मैं जिस अध्याय का चंदन किवाड़ में उन्होंने जिक्र किया, मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंची कि प्रभु राम एक प्रतीक बन गए, जिनके माध्यम से लोगों ने न जाने कितनी कथाएं, उपकथाएं और नसीहतें और बातें कह दी और सुना दी और समझा दी कि देखो ऐसा है। जैसे कि एक कथा मिलती है, आपने देखा होगा, जिसमें एक लोकगीत आता है जिसमें कि सीता जी लंका से लौट के आई हैं वापस अयोध्या, और सीता जी बैठी हुई हैं, साथ में सहेली बैठी, उनकी नंद बैठी हैं, और वो बैठ करके कहती हैं, अच्छा ये तो बताओ रावण कैसा था देखने में। ये लोकगीत है। तो सीता जी कहती हैं, क्या बात तुमने कह दी? और वो कहती नहीं नहीं कुछ तो बताओ। तो बोली, मैं तो बोलती नाम, मुंह से नाम लेना भी पाप है उस दुराचारी का। सीता जी कहती हैं, तो कहती नाम न लो, कम से कम चित्र तो बना दो, इतना नाम सुना है कैसा था। तो वो चित्र खींचती हैं और तुरंत राम को ला करके वो दिखा देती उनकी नंद की, देखो तुम जिसको ले करके आए हो उसने तो यह चित्र खींच दिया, और तब उनको निष्कासित करते हैं। ये लोकगीत है। जो बात आज मिथिलेश जी ने कही कि वास्तव में किसी के संग ये हुआ होगा कि किसी के पति ने किसी ने चुगली की, और चुगली के बाद ऐसा कुछ यदि
किसी को त्यागा होगा, किसी पत्नी को, तो लोगों ने अपनी कल्पनाओं में प्रतीक मान करके राम और सीता जी को कहीं ना कहीं उन कथाओं के माध्यम से बीच में डाल दिया। अब ये जो कल्पनाएं हैं, जहाँ पर आज भी कोई कहे कि अवध माँ हम ना रहीबे, रघुबर संगे जईबे, अवध माँ हम ना रहीबे, अरे जो मोरे राम वन माँ सुई हैं, जो मोरे राम भूमि भूमि में सुई हैं, अरे भूइया लौटी जई हैं, अवध माँ हम ना रहीबे। जो आज भी गीत दिवाली के समय मेला गीत आज भी अयोध्या वासी गाते हो कि हम ऐसे अयोध्या में नहीं रहेंगे जिसने राम को अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया हो, उस लोक का प्रताप इतना विशाल है। सीखें ऐसी कमाल कमाल की हैं, नसीहतें ऐसी ऐसी कमाल की हैं, कहावतों से, कथाओं से, कि मुझे लगा कि ये तो कहीं ना कहीं ये कहना कि ये लोक है या लोकगीत है, ये एक उसको बहुत छोटा करके सामान्यकरण हो गया। आज विश्व में हम जिन 3 सूक्तियों पे भारत की संस्कृति टिकी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, और तीसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो तीनों लोकगीत सिखाते हैं। सारे लोकगीतों में, सिर्फ सारी लोक कथाओं में यही है, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। यही व्याप्ति, यही सोचना, यही कहना। एक हिरणी मरी है तो तुम याद रखना अपने पुत्र के जन्म के उत्सव में, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए कोई भेद नहीं, सारी सृष्टि एक है, सबका सुख हो तब तुम्हारा सुख है। ऐसे ये लोकगीतों को जो सामान्य करके बताते हैं, वहाँ पर मेरा विरोध था और मुझको लगा कि ये लोक का शास्त्र बनना चाहिए, लोक पर किताब आनी चाहिए कि लोग, शास्त्रीय लोग भी उस दृष्टि से पढ़ें जिन्होंने सिर्फ यही समझ रखा है कि लोक मतलब है ढिंचक 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 ढिंचक, कि कहरवा पे कुछ हो गया और दादरे पे कुछ हो गया, 4 लोग घूम लिए, 2 नकटे हो गए, 2 दादरे हो गए, 1 बन्ना हो गया, 1 कजरी। लोक ये नहीं है। आप लोक साहित्य पे एक बार डुबकी तो लगाइए और तब आपको समझ में आएगा कि लोक का शास्त्र लिखे जाने की ज़रूरत है, इन पर मीमांसा करे जाने की ज़रूरत है। ये आपने जो बात कही लिखे जाने की, बेटे के जन्म के सोहर हम सब ने सुने हैं, खूब सुने, सबको पता था, लेकिन मालिनी जी ने सीता के जन्म का सोहर खुद लिखा। इसकी प्रेरणा या ये ख्याल कैसे आया? और इससे जुड़ा मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि लोक साहित्य में भी, लोक में भी जो लिखा गया है उसमें इट इज़ ओपन फॉर एडिशंस एंड मॉडिफिकेशंस, वो होना चाहिए? लोक तभी तो आज भी प्रासंगिक है कि लोक बदलता आया अपने आप को। लोक जो है वो ये ना सोचिए कि ये जड़ जिस दिन भी तालाब की तरह रहेगा तो सड़ जाएगा। लोक ने बड़ा बदला। एक मैं उस गाने पे आ रही हूँ, एक आपको एक क्योंकि मुझे पता है कितनी तपती धूप में आप लोग बैठे हैं। एक गाना नकटा गाया जाता है हम लोग के यहाँ, मैं बालम वही लूंगी जो महलों वाला। तो जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग गाना सुनते थे, घर का अकेला नहीं लूंगी मैं, अरे घर का अकेला नहीं लूंगी मैं, बालम वही लूंगी जो हो फूला फाला। पूरे घर का भरा, पूरे घर का हो, वो उसी घर के लूंगा। बाद में हम लोग उन्हें गाना सुनने लगा कि ननदी वाला नहीं लूंगी, अरे जेठो वाला नहीं लूंगी मैं, बालम वही लूंगी जो हो घर का अकेला। अब सबको अकेला एक लड़का चाहिए। पहले अकेली चाहिए ही नहीं थी ससुराल, जहाँ फला फला पूरा परिवार हो, ऐसी ससुराल चाहिए। तो अब ऐसे नंद नहीं चाहिए, अब जेठ नहीं। ये लोक का परिवर्तन ही तो है। लोग बदलते आए हैं, अपने विषयों को इसमें कहीं ना कहीं पर बदलते हुए आए हैं। और जो कहीं पे रेल चली तो रेलिया बैरन बन गया, कहीं पर एक गाना आता है बन्ना, हाँ, मोटर कार या एरोप्लेन भिजवा दे रे अम्मा। बन्ना नादान बोले बन्नी से मिलवा दे रही अम्मा, बन्ना नादान बोले बन्नी से भिजवा दे अम्मा। तो वो पूछते कैसे भिजवा दे, तो उसमें वो कहता मोटर नहीं एरोप्लेन से बुलवा दे।
अब ये एरोप्लेन तो चलते नहीं थे जब का गाना है, मोटर चलती थी, क्योंकि मोटर आज बोलते भी नहीं गाड़ी को, जब मोटर चलती थी। तो ये सतत परिवर्तन तो है। ये जो आपने प्रश्न पूछा, मैं गीतों को देखती थी तो एक चिंतन तो मन में था ही ना, तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे लगता था कि भेदभाव लोक ने किया है कि लड़के के जन्म के इतने उत्सव हैं, लेकिन लड़की का जन्म का कोई गीत क्यों नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं इतिहास की स्टूडेंट हूँ तो ये भी समझ में आता था ऋचा और अदिति कि इसका उत्तर भी हमारे इतिहास में छिपा है कि हम उस समाज से हैं जहाँ पर बिटिया का जन्म भी कहीं ना कहीं शर्म, संकोच, लज्जा और भय का कारण माना जाने लगा कि लड़की का जन्म हुआ यदि पता चला तो जैसे कुसुमा और लाची की कहानी कि मिर्जा आएगा और लड़की को ले जाएगा, ये हमारे यहाँ हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं चिंता आई कि यदि मैं लोग अपने नाम के आगे जुड़ा है तो नया क्या रच रही हूँ, नया क्या दे के जा रही हूँ। और तब जब बेटी मेरी गई हार्वर्ड, तो मुझे याद है मेरे पिताजी का खुद का हार्वर्ड में दाखिला हुआ था, उस ज़माने में वो जा नहीं पाए। मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, ये 52 की बात है, 1952। और पत्र भी आपने पोस्ट जी जी, तो हमारे जब बेटी हार्वर्ड में हो गया उसका दाखिला और स्कॉलरशिप में, तो मिलने के लिए जब आए पापा से, तो पिताजी ने तुरंत उठे चुप से और अलमारी से एक पीले रंग का कागज़ निकाला और कुहू के हाथ में दिया और कहा इसको पढ़ लो। उसी को दिया, मुझे नहीं, मैं बगल में बैठी थी। वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख चौड़ी होती गई। वो पत्र उन्होंने 2014 में भी संभाल के रखा था, जिस पत्र में उनका बुलावा था हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में इन 1952, क्योंकि उस ज़माने में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के जब वो यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उनके डॉक्टर ब्लूमबर्ग शायद नाम था, जो डॉक्टर ब्लूमबर्ग अंग्रेज़ थे, वो जो उनके HOD थे उस समय, तो अंग्रेज़ थे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। वो छोड़ के जब गए तो उन्होंने कहा बॉस्टन आप आइए। और जब वो चिट्ठी देखी तो मैंने उस चिट्ठी को डाल करके वहाँ से जब उसने पास आउट किया तो हम लोगों ने तय किया कि पिताजी को ले जाऊँगे अमेरिका। और तब मैंने 1 साल बाद वो चिट्ठी पोस्ट की। तब मुझे ये लगा कि मेरे पिताजी के मन के जो सपने हैं, जो उन्होंने कभी भी बात, कितना पीने का जज्बा था उसके उन लोगों में, चिट्ठी संभाल के रखी, लेकिन 50 साल हम लोग को खबर नहीं होने दी कि उनके मन में कितनी बड़ी टीस थी कि वे जा नहीं पाए। उस समय धन नहीं रहा और उस ज़माने में समाज से बाहर कर देते थे, जो यदि चला जाए विदेश, वो 7 समंदर पार, ये वो वाला युग था। और तब मुझे लगा क्या लड़की और क्या लड़का, जिस बिटिया ने आज कुल नाम रोशन किया। तो मुझे ये लगा कि सीता जी की असाधारणता के बारे में हम इतना सुनते हैं, सबसे बड़े असाधारण होने का उनका प्रमाण यही है कि वे शिव भक्त थीं और जनक को मालूम था कि उनकी पुत्री कितनी असाधारण है कि जो शिव के धनुष को कोई उठा नहीं सकता वो आसानी से यहाँ वहाँ रखती थी और फिर लीप के ड्योढ़ी धर देती थी। आज नहीं होता उस युग में उनके लिए स्वयंवर रचा जनक ने। तो मैंने कहा कि राम को असाधारण स्त्री मिलनी थी, वो असाधारण नहीं होती तो रावण हरता नहीं, रावण हरता नहीं तो राम राम थोड़ी बनते। तो राम को बनाने की जो निर्मित है वो सीता जी के कारण है। तो सीता जी की हुई एक नायिका मान करके गीत लिखूं और तब ये गीत रचा। और एक बात मैं और बता दूं कि लड़के की माँ के नाम से हमारे हमेशा सारे गानों में कौशल्या के जुग जुग जिए, कौशल्या के भाग या पार बोलते हैं। तो इस गीत का हमने मुखड़ा सुनैना जी से लिया, सीता जी की माँ से, कि लोग जानते ही नहीं है माँ का नाम होना चाहिए। और ये सुनैना में आज समाज में हर बिटिया की माँ को देखना चाहिए कि जब बिटिया पैदा होती है घर वाले कहते हैं बधाई हो लक्ष्मी आई है। अरे भाई काहे लक्ष्मी आई है, बोलो दुर्गा आई है, भवानी आई, चंडी आई है, सरस्वती आई, नहीं मतलब वहाँ भी स्वार्थ है कि धन पैसा लेके आए लक्ष्मी। अरे कहो भवानी मैया आई हैं, शक्ति आई है, देवी के बड़े सारे रूप है, लेकिन वहाँ भी कहा जाता है कि लक्ष्मी आई। तो ये गीत सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो, अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। झगड़े न उनिया बिगड़े न उनिया, झगड़े न उनिया बिगड़े न उनिया, अरे मांगे रे सोने का हार
सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो। तुम्हारी भी भतीजी का नाम सिया है और हमारी अनन्या का बिटिया का भी नाम इसमें हमने विस्तार से लिखा है कि एक समय वैदेही हमने रखा था, वो सास ने रिजेक्ट कर दिया नाम, लेकिन वैदेही क्योंकि सीता जी से खुद भी बहुत प्रभावित रही हूँ तो उसी। लेकिन मैं एक बात और बता दूँ, इसी उत्तर प्रदेश में ब्रज में राधाष्टमी मनाई जाती है। अब तो सीता नवमी भी बड़ी जोर शोर से मनाई जाने लगी, लेकिन राधाष्टमी ब्रज में स्वागत ही राधे राधे से है। स्त्री सशक्तिकरण का यदि वास्तव में कहीं पर प्रतीक देखना तो ब्रज देखना है। एक वहाँ का नृत्य है लोक नृत्य चरकुला, जिसमें सिर पे दिए रख कर के सब नाचती हैं। तो उसका इतिहास यही है कि जब राधा रानी जन्म ली तो उनकी दादी थी, उनका नाम रामरती, क्या नाम था उनका, वो उठी और जैसे ही उनको पता चला, क्योंकि कहते हैं कि उनको ये मालूम था कि नारायण भी इनके वश में होंगे जो उनके यहाँ पे पुत्री जन्म हुई, पोती, तो जैसे सुना कि वो बस प्रतीक्षा कर रही थी कि ये खबर मिले कि बिटिया हुई है, और जैसे ही उनको पता चलता है कि बेटी का जन्म हुआ है, दादी वहीं पर रथ का पहिया उखाड़ करके रथ में दिए घी के जला करके नाचती हैं, जो आज भी बरसाना में चरकुला नृत्य उसको कहा जाता है। तो चरकुला नृत्य जानते हैं, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो राधा रानी के जन्म में उनकी दादी ने किया था। तो वो आज भी जो कई चीज़ें क्या है, वो हम लोग बहुत सभ्यताएं आई, बहुत सारे हम लोग घर्षण संघर्षण से गुजरे हैं, तो उनमें कई परंपराओं की बातें लुप्त हो गई हैं। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है, लड़कियों का तो हमारे यहाँ नहीं तो उमा शिव और राधा कन्हैया और सिया राम क्यों बोलते हैं, पहले हमारे यहाँ स्त्री आती, बाद में पुरुषों का नाम लिया जाता है। बात अब यहाँ से निकली तो एक पड़ाव पिछले कुछ दिन में जो हमने पार किया कि आम तौर पे ये देखा जाता है कि महानगरों के जो बड़े बुक स्टोर्स हैं वो हिंदी या क्षेत्रीय भाषा, जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं लेकिन उस क्षेत्र की भाषाएं के साहित्यिक से अपना ज़रा दूरी रखते हैं। बड़े से बुक स्टोर में कोई पीछे अंधेरा वाला कोई जगह होगी, अंधेरे में कोई बुक स्टैंड होगा, वहाँ पर किताबें ठूस दी जाएंगी, उनकी झाड़ पुछाई भी नहीं होती। यहाँ पिछले दिनों खान मार्केट में, दी खान मार्केट में हमने बुक साइनिंग आयोजित हुई जब चंदन किवाड़ की, तो हम बाहरी सन गए और वहाँ पर हमें उम्मीद नहीं थी इतनी ज़ोर शोर से स्वागत होगा, क्योंकि हमें लगा कि ठीक है साइनिंग करेंगे और आ जाएंगे। लेकिन जब बुक स्टोर के ओनर आए तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट जारी करवाया अपने ही सोशल मीडिया से कि ये हिंदी की पहली किताब है खान मार्केट में जिस पे साइनिंग हो रही है। तो मतलब ये बहुत गर्व की भी बात है, लेकिन बड़ा अफसोस भी है कि इट टुक 21st सेंचुरी, 25 years ऑफ 21st सेंचुरी कि एक किताब, एक भाषा, उसका प्रतिनिधि साहित्य, लोक साहित्य, वो जाकर इतने समय बाद में उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। ये बात सिर्फ एलिटिज्म की है, बिल्कुल है, क्योंकि खान मार्केट एलिट मार्केट, तो एलिट तो लोक से दूर रहना चाहता है ना, उसको तो लोक से जिस समय जुड़ जाएगा तो उसका एलिटिज्म खत्म हो जाएगा। मेरी तो सारी लड़ाई एलिटिज्म के विरुद्ध रही है, तो खान मार्केट वहाँ जाना, उनसे सुनना वाकई में सुखद था। आप तो उसकी साक्षी थी। अब थोड़ा आपकी पर्सनल उस पर आते हैं। नानी की बात, जो चैप्टर है पूरा, और आपने कहा मैं बस ये सब सुनकर नानी के गले लग गई। मंडला गई आप, छुन्नी जी का जब आपने जिक्र किया, जब आप हमें सिर्फ पढ़ने वाले को रुला दे रही हैं, तो कितनी बार ऐसा हुआ मालिनी जी कि लिखते लिखते कई बार बस रुक गई, आंखों से आंसू बहे या किसी पुरानी याद में चली गई और फिर शुरू में? चूंकि ये लिखने का क्रम मेरा 2-2.5 साल से था कि ये विचार तो मन में थे, उनको शब्द दे रही थी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीज़ें मन में कहाँ पे कंदराओं में थीं, और उनको जब मैं लिख रही थी तो कुछ दिनों तो ऐसी ओवरहॉलिंग हुई मेरे, वाकई में मुझे ये लगा कि टर्निंग हो रही है। हाँ, मतलब मैं फिर से बचपन से लेके मैंने पूरे अपने 59 years ऑफ लाइफ मैंने दोबारा जी, मैं ये कह सकती हूँ किताब के माध्यम से, क्योंकि
कुछ घटनाएं ऐसी थी कि ये भाई यहाँ बैठे हैं, जैसे मंडला का जो जिक्र है नानी का, उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। तो भैया से मैंने जैसे बात करी, क्योंकि मंडला का जो वर्णन है उसमें भाई का जिक्र है, हम लोग दोनों साथ ही गए थे। और मंडला जब दोबारा, क्योंकि वो वैभव नानी का वो किस्सा, और मुझको ये लगा वहाँ जा कर के कि वो भवन अभी भी वैसा था, और मुझे ये लगा कि एक स्त्री के मन के भीतर से आप मायके को कभी नहीं निकाल पाते। वो 13 साल की थी जब उनका मंडला छूट गया, वो जीवन में कभी मंडला वापस नहीं गई, लेकिन वो बात सिर्फ मंडला की करती थी। मंडला ऐसा है, मंडला में इतने मगरमच्छ हैं, मंडला में यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर था, हम नर्मदा पार कर जाते थे, हमारी सखियाँ, हमारा टमटम, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला। और कन्नौज जहाँ पे वो बूढ़ी होकर के, दादी नानी होकर के वो स्वाहा भी हुई, वो कन्नौज का मुंह से कुछ नहीं निकलता था मुख से तो सिर्फ मंडला, यानी कि वो मायका उनके भीतर। तो हमको एक था कि मेरा जब कार्यक्रम आया तो मैंने कहा मैं मंडला जाकर देखूंगी। और जब माँ से मैंने, हम लोगों ने पूछा कि तब तो मंडला दोबारा गए नहीं थे, कि इतना अच्छा है क्या जो उतने नानी हमेशा नाम लिया करती हैं। वो तो बाद में पता चला कि बहुत वैभवशाली थी नानी। तो वहाँ जा कर के जब माँ ने बताया कि वो तो कभी गई नहीं, पूरे जीवन में सिर्फ एक बार अपने भाई के जनेऊ में गई, तब मुझको लगा कि क्या उस ज़माने में पिता लोग सोचकर 800 मील दूर, आज मंडला से कन्नौज 800 मील दूर है, उस समय पिता ने क्या सोच करके ब्याह हो। तब मुझे लगा खुसरो ने जो लड़की के मुंह से कहलाया है काहे को ब्याही विदेश, वो दरअसल हर लड़की की कहानी ऐसी कन्या की जो चाह कर के भी मायके, क्योंकि मायका सिर्फ माता पिता नहीं होते, आपका बचपन का घर, आपकी सखी सहेली, आपकी स्मृतियों का, आपका वो। और मैं, हमारे भाई, हम उस तालाब गए, वो आम के पेड़ देखे, हमने जब वो सब कुछ देखा तो हमें लगा कि यहाँ जैसे हर चीज़ रुक गई है, वो अभी भी उसी समय उसी कालखंड में। तो वो लिखते हुए मैं वहाँ पहुँच के बहुत रोए, हम लोग बहुत, दोनों भाई बहन बहुत रोए। तो वो एक कम से कम वो लिखने पे मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी यात्रा कर रही हूँ। तो आपको पढ़ने में लगेगा कि जैसे आप भी वहाँ पहुँच गए। जैसे छुन्नी की जो कहानी है, मैंने दरअसल फेसबुक पे फ़ोटो भी डाली थी। ये जो छुन्नी की कहानी इन्होंने बताई है, रायबरेली में एक सामूहिक विवाह अटेंड करने के लिए, मैं हमेशा सामूहिक विवाह में गाने के लिए कोई बुलाता ज़रूर जाती हूँ। तो मैं एक शादी में गई और अटेंड करा, वहाँ पर एक बूढ़ी माता जी आई, मंच पर आकर के बैठ गई और बड़े अधिकार से हमसे ऐसे ऐसे कर रही थी कि इधर आओ, इधर आओ। तो मैं उनकी आंखें देख रही थी और मैंने कहा गाते हुए बुला भी रही हैं। तो जब म्यूज़िक का पीस बीच में आया तो मैं उनके पास गई, तो वो हमसे पास में आके बोली, तुम गिरजा से सीख रही हो ना? तो मैंने एकदम से कहा, मेरी गुरु का फर्स्ट नाम ले करके, ऐसी एक गांव में बियाबान में एक औरत मिल गई है और सफ़ेद रंग की धोती मटमैली पहने थी। तो मैं एकदम नीचे उतर आई मंच के और मैंने उनके पाँव छू लिए। मैंने कहा, जी आप उन्हें जानती हैं? तो बोली कि अरे बिटिया, साथ ही ना सीखा हमने गाना बजाना। उनका ये कहना था, मैं स्तब्ध रह गई और दिमाग वहाँ चल रहा था कि म्यूज़िक का पीस ख़त्म हो रहा है, अंतरा दूसरा आ रहा, मैं गाना है। मैंने कहा, आपका नाम? बोले गिरजा मिले तो कहना छुन्नी मिली थी। मैं तुरंत वापस आई मंच पे और वो तब उतनी देर में उन्होंने 50 रुपये उन्होंने हमको अपना निकाल कर, और वो उस तरह साड़ी पहने थी जो ऐसे करके पूरा लपेट करके उन्होंने हमें निकाल के रुपये दिए। मैंने आया, गाना गाया और बस देखा, फिर वो मिली नहीं, दिखी नहीं। अपने बेटे के साथ आई थी, पोते के साथ। फिर वो मैं 1-1.5 महीने बाद अप्पा जी जब कलकत्ता ITC से आई बनारस, तो उनके पास गई तो मैंने अप्पा जी से कहा, अप्पा जी आप किसी छुन्नी को जानती हैं थी? अप्पा जी बोली, ना रे, के रे? हमने कहा, अप्पा रायबरेली में। बोली रायबरेली में किसी को जानते ही नहीं। जब बहुत याद दिलाया, हमने कहा वो कह रही थी कि आपके साथ सीखी हैं। अरे वो बोली छुन्नी, अरे वो छुन्नी। बोली वो तो ब्याह हुआ था उसका बरेली, वो कहाँ वहाँ पहुँच गई? हमने कहा अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँच गई। तो बस चुप रही 1 मिनट को और उसके बाद अप्पा जी बोली, अच्छा चलो बाजा खोलो, डायरी खोलो, क्या सिखाया था कल। और मैं एक क्षण को वो हो गई कि एक गुरु की सिखाई हुई दोनों शिष्याएं, क्या किसी के संग परिस्थिति रही होगी कि वो कहाँ जा कर के। और मैं इसलिए लिखा ऋचा क्योंकि मुझे जीवन में इतने लोग ये मिले हैं और कहने वाले कि मैं भी गाती थी, मेरे अंदर भी प्रतिभा थी, मैंने भी सीखा था। किसी को
ससुराल से माहौल नहीं मिला, किसी के पति बहुत ज़्यादा शक्की थे, किसी के भीतर खुद इतनी घबराहट या डर था फेस करने का, या किसी का रियाज छूट गया था, जो भी कह लीजिए, लेकिन सीखा था। और उस सीखने की निर्मित एक कहाँ पर है और एक कहाँ, लेकिन वो अंदर का संस्कार नहीं गया कि ढूंढते हुए सामूहिक विवाह में सिर्फ ये मुझे कहे कि तुमको सुनने आई थी, गिरजा को बता देना कि छुन्नी मिली थी। तो कितनी प्रतिभाएं ऐसे काल कवलित हो जाती हैं, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। मेरी बड़ी बहन खुद गाती थी, उनकी वजह से मैंने सीखा, वो गाती थी तो मैंने सीखा, और धीरे 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 उन खुद संकोच से उन्होंने छोड़ दिया। मुझे याद है कि जब उनके विवाह हो गया तो हमारे, बल्कि अवनीश तो गाते नहीं, जीजा जी गाते थे। हमारी जीजा जी उस ज़माने मथुरा में पोस्टेड थे, तो आकाशवाणी का वो ऑडिशन का कागज़ लेकर के आए कि तुम मथुरा में आकाशवाणी को ऑडिशन दो। हमारी बहन ने नहीं दिया तो नहीं दिया। जब वो 55 साल की हुई, 50 साल की, तब वर्कशॉप उसने दोबारा शुरू करी। नहीं गाया तो नहीं गाया, झिझक थी, जबकि हमारे जीजा जी गाते थे, नहीं गाया। तो ये एक कहीं ना कहीं हमने तो घर में ही देखा है कि कभी संकोच, कभी सामाजिक दायरे, और एक स्त्री को सिर्फ मतलब ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई पति रोक रहा है, ससुराल रोक रहा है। कई बार उसके खुद के स्वीकारे हुए समाज के बंधनों की बेड़ियां इतनी तगड़ी होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें लगता था कि हम रियाज करेंगे तो 50 तो अर्दली सुन रहे हैं, सिपाही सुन रहे हैं, किसके सामने गाएं? कहीं भी गाएं तो बोले कह रहे मैडम को सुना, अरे मैडम, तो वो नजरें, क्योंकि आप वहां से यहाँ तक की यात्रा कि आप जन सामान्य की नज़र में किस तरह से देखे जाएंगे। आप किसी की पत्नी अब नहीं है, किसी की माँ नहीं है, आप मालिनी अवस्थी यदि एक आम श्रोता के नज़र में है तो फिर ताली गाली दोनों खाने का साहस रखिए। और वो हर स्त्री में नहीं होता, क्योंकि गरिमा और गरिमा के संग संग अपने को क्या कहना चाहिए, ताड़ना, उलाहना, जलालत, और मैं तो कह सकती हूँ कि कोई इसको बिना पार करे कलाकार बन ही नहीं सकता। जब तक हूट ना हो, जब तक जलील ना हो, कोई कलाकार बन ही नहीं सकता। ये अलग बात है कोई जलालत की कहानियां कहता नहीं। हम हर कलाकार जिसको ये न, मैं हम लोगों ने उस, आप पूछ रहे थे कि किस तरह का, हम लोगों ने तो आज न जा कर के थोड़ा नाम हुआ है, पूरे जीवन एक बहुत बड़े वर्ग से हमने तो यही बस सुना कि जाने क्या गाती हैं। अरे अभी तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले एक बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी, प्रतिष्ठित व्यक्ति वो आए, और जब से कोक स्टूडियो में गाना आ गया लोगों की नज़रें बदल गई हैं, तथा कथित एलीट। तो घर आए, बोले मैम एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपकी इज्जत तो बहुत करता था, सुन लो, हाँ इज्जत तो बहुत करता था, और मुझे पता था कि आप गाती हैं, लेकिन क्या गाती हैं तो नहीं पता था, लेकिन मैम जो सुना मैंने तो मैम बस कमाल हो गया। तो मैं उनको देख रही थी और मैं मन में ये सोच रही थी कि उन्हें पता है मैं कुछ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उधर जानने की, देखने, क्योंकि क्यों, वो उनकी गली नहीं, वहाँ कोई सरोकार नहीं, वो उससे इतना डिस्कनेक्टेड है। किताब इसीलिए आई है कि आप जितना जड़ से दूर जाओगे, वो जड़ किसको छोड़ कर के आए हो, वापस वहाँ पे जुड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए मुझे ये किताब पढ़ते वक्त एक एहसास ज़रूर हुआ, जो मैंने अभी दीदी से कहा भी कि मैं मतलब किताब पढ़ी तो लगा अरे ये तो माँ को भी पढ़वाना है, तो सास को भी पढ़वाना है, तो सास दूसरे शहर में रहती है तो उनके लिए अलग से कॉपी कुरियर की। लेकिन उसके बाद एक थॉट आया कि चलो वो लोग तो समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, ये किताब सिर्फ गायिका पे नहीं है ना, महिलाओं ने कब कब अपने कितने तरह के इमोशंस, इच्छाएं दबाई हैं, उस पर है। तो मुझे लगा अगली पीढ़ी की बच्चियों को भी, आपके परिवारों में अगर यंग लड़कियां हैं ना, उनको भी किताबें पढ़वाइए, तब शायद वो आज की पीढ़ी का समझ पाएंगे कि कितने संघर्षों से पार करके दीदी आई हैं। एक चीज़ मुझे लगी इसको पढ़कर भी, लोक को हमेशा कहते हैं समाज की पहचान, जो उस समय घट रहा था उस पर लोक गीत, लोक साहित्य लिखा गया, लेकिन उसके विरुद्ध भी रहा हमेशा। वो अगर महिलाओं के साथ कुछ बर्ताव हो रहा हो, या धर्म, जाति, आपने जाति का बहुत सुंदर एक चैप्टर पूरा लिखा है, तो लोक ने हमेशा उसका विरोध किया है। सिर्फ नहीं, लोक सबसे मुखर रहा है ना, भेदभाव के खिलाफ मुखर रहा है, कहीं भी अन्याय है, शोषण है, उसके खिलाफ मुखर है। लोक माने सच,
जो सच है लोक ने उसको कहा। वो ऐसा लोक ने नहीं किया कि कुछ गंदगी है तो उस पर बस एक कारपेट डाल दो, लोक ने कभी नहीं किया। आपको नहीं अच्छा लग रहा, ये आपकी समस्या है, लेकिन जो सच है लोक ने स्पष्टता से कहा। जैसे इस गीत में एक वर्णन है जिसमें बदायूं का मैंने जिक्र किया है, तो वो एक गीत जो है उन्होंने हमारे जो इनके टाइप बाबू थे, टाइप बाबू के पिताजी ने जो गीत दिया, वो दरअसल उस गीत में यही वर्णन है कि समाज में कितनी विसंगतियां हैं, और उस विसंगतियों के बारे में वो व्यक्ति ये कह रहा है कि देखो, पत्नी बैठी गांव में, वेश्या चबावे पान रे, महावत बैठा घार में, हाथी निकल गया पार रे। आदमी कूदा खाई से, कोई न जाना गांव में, महाजन के प्राण छूट गए, हाहाकार मच गए गांव में। इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है कि एक स्त्री को, कोई पत्नी को तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन वेश्या बैठकर पान चबा रही है, यानी कि उसके श्रृंगार, उसका लालित्य बढ़ता चला जा रहा है। एक आम आदमी खाई से कूद करके नीचे गिर गया, शहर में किसी को खबर नहीं हुई, लेकिन महाजन गिरा उसी खाई से तो पूरे गांव को खबर हो गई। ये गीत, इसमें मैंने उसका वर्णन करा हुआ है कि ये अपने आप में विरोध, समाज में जाति को लेके, वर्ग को लेकर के किस प्रकार का था, लोगों ने अपनी पीड़ा को दिया है, स्त्रियों ने दिया, पत्नियों ने दिया है, जो अपनी, जिनके संग किसी प्रकार का अन्याय, गाना हमने उसमें दिया है, राजा गर्मी के मारे चुनरिया भीजे हमारी, अरे काहे को रानी मोरी खुशमुस ठाड़ी, अरे काहे खड़ी मन मारी चुनरिया भीजे हमारी। तुम काहे दुखी खड़ी हो? तो पत्नी कहती 12 बरस बाद तो तुम लौटे हो, इसी से मैं दुखी खड़ी हूं। तो पूछता क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो पत्नी बताती है, सास ननद मोहे पोसे पनिया भरावे, अरे बुढ़वा ससुर दे गारी चुनरिया भीजे हमारी। सास ननद मोहे अरे खाना न परसे, अरे देवरा बुलावे अटारी चुनरिया भीजे हमारी। पति के परदेश जाने के बाद पत्नी की स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या थी? देवर भी अटारी पे अकेले में बुला रहा है, ससुर भी गाली दे करके बुला रहा है। तो ये बात नहीं है, समाज में भी जहाँ अप्रिय कुछ भी था, घटित जो हो रहा था, उसको वैसा का वैसा उन्होंने लिख करके दिया। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोक से ज़्यादा ईमानदार तो कहीं पर कुछ है ही नहीं, जो भी है साफ साफ लिखा है। और नकटा वाला जो आप पक्ष है उसको पढ़िएगा, जिसमें नकटा पे लिखा है, तो नकटा तो कुछ और है ही नहीं। यदि शौकीन मिजाज जेठ हैं तो उन पर भी है, किसी ननद की भी कहीं पे यदि किसी से नैन मटक्का है तो उसके बारे में भी कहा है। सास यदि सहेली की तरह, उसमें एक कहानी मैंने उसी से पे लिखी है, वो गीत कमाल का है। बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं। तो सास और बहू का संवाद है, पानी बरस रहा है मैं कैसे आऊं। एक तो मैं झमाझम बरसे, दूजे भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं। तो सास बहू से कहती है, नैया से स्नेह ना हुई है बहुरिया, स्नेह से सरिया होवे भारी, तू कैसे आऊं। सास फिर बहू से कहती कि यदि स्नेह रहा तब तो लाखों साड़ी पाओगी, लेकिन स्नेह नहीं रहा तो प्रेम ही छूट गया, तो फिर तुम करोगी कि यानी साड़ी भीगे भी तो भी पति से मिलने के लिए जाओ। ये ऐसे भी सासों का गुरु शिष्य जैसा भी मतलब प्रेम बना के रखो। भीजे वस्त्र तो भीजे, नेह रहेगा तो 100 चुनरी तुम पाओगी, लेकिन नेह समाप्त हो गया तो क्या, यानी जाओ। तो ऐसी भी सासें रही हैं, ऐसी भी। तो लोक ने हर प्रकार के पक्ष को रखा।
युवा पीढ़ी के बीच में लोक पक्ष को लेकर कुछ पशुपेक्ष रहता है। उन्हें लगता है कि इसको करियर कैसे बनाएं या इसमें आगे कैसे बढ़ें, और इसमें अगर किसी प्रकार की तपस्या की आवश्यकता है, कला को साधने की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से शिक्षा दीक्षा की ओर बढ़ें। ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लोक कलाओं का, सिखाने का, शिक्षा का अभी हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसमें आप क्या मार्गदर्शन दे सकती हैं? एक ही चीज़ तो नहीं है आज युवाओं के पास, समय और धीरज। समय और धीरज, इन दोनों के बिना तो कोई कुछ पा ही नहीं सकता। और ये तो मैं दूसरों की क्या बात करूं, मेरे बच्चे बोलते हैं मुझसे कि मम्मी तुमने जितना मतलब मत लिया या मंथन कर लिया उतना हम लोग नहीं सोचते। तो मुझको लगता है कि कोई भी चीज़, कितनी पुरानी कहावत है, जो जो बूढ़े श्याम रंग ते होते हैं उज्जवल हो। ये वही वाली बात है कि पहले काला होना पड़ेगा, श्याम रंग में डूबना पड़ेगा, और उसके बाद आप उजले होंगे। लोक को देखने के लिए पहले तो आपकी आस्था हो लोक में, विश्वास हो लोक में। ये कोई आपको टेक्स्ट बुक नहीं है, ये आप किसी गुरु वहाँ नहीं सीख सकते। ये घर में, परिवार में, विचार में आस्था हुई कि कोई सड़क चलता व्यक्ति में और आप में कोई भेदभाव ना हो, आपको किसी त्योहार पर्व के अर्थ समझ में आ रहे हो, मनुष्य के अंतर संबंध में आपको विश्वास हो, मानवता में आपको विश्वास हो, तब आपको लोक में आस्था जगेगी। कोई भी भाषा हो, कोई भी वो हो। अब आज सैया मिले लड़कैया को सुनने की जब फरमाइश आती है तो मैं रुक जाती हूँ गाने को गाने से पहले, और मैं लड़कों से कहती हूँ कि तुम लोग जो सारे युवा इस गाने की फरमाइश करते हो, और मैंने कहा तुम्हें पता है तुम क्यों फरमाइश करते हो? क्योंकि तुमको वो बात अच्छी लगती है जिससे तुम बहुत दूर जा चुके हो। 12 बरस में ब्याह तुम्हें हंसी लगती, लेकिन तुम्हारी दादी का ब्याह हुआ था। 15 बरस में गौना, तुमको पता है कि तुम 15 बरस में आज तुमने इतना कुछ देख लिया, इतना खुल गए हो कि तुमको संकोच के द्वार, वो बंधन अच्छे लग रहे हैं कि जब इतनी शर्म थी, इतनी झिझक थी, जब अनजान थे, संबंधों में इतना कुछ नयापन, सलोनापन था, तुम्हें वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज वो पीढ़ी है जहाँ 12 वर्ष में बच्चे प्रपोज कर लेते हैं, 13 में बच्चे ब्रेकअप कर लेते हैं। आज वो पीढ़ी है। उस पीढ़ी के जब उस गाने के समापन में आता है कि सैया पुकारे मैया मैया, ये किसी भी समाज का बच्चा होगा वो रिलेट करेगा। उसे मालूम है कि इस गाने में बात जो कही जाती, परिवार को जोड़ने की बात है। बात इसमें वही कही जा रही है कि आज के संवेदना में, आज के लिंगों में आप कह सकते हो कि ममाज बॉय, वो ममाज बॉय के लिए वो गाना एक तंज है, एक टिप्पणी है, एक व्यंग है। लेकिन वो उस लड़के की अपनी कहानी है कि वो नायिका ने, वो लगता है उसी के लिए कहा है कि अरे तुम बैठो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हर पत्नी दिन भर पति को यही कह के धिक्कारती, तुम बैठो हम करते। इन्हें कुछ समझी में नहीं आता, इशारा करने समझी नहीं आ रहा, जाने क्या देख रहे। और मैंने अपने घर में अपने यहाँ देखा था, इनको भैया को याद होगा, हमारे कन्नौज में हमको तो यही याद है, सारे पुरुष खटिया में बैठ के ताश खेला करते थे, सिर्फ ताश खेलते थे। स्त्रियां घर देखती थी हर जगह, तो उनको कोई मतलब नहीं होता था घर में कहाँ बच्चा रिपोर्ट कार्ड आता था, किस क्लास में पढ़ रहा था, तब पूछते थे अच्छा किस क्लास में पहुंच गए। कोई मतलब नहीं। दीन दुनिया में क्या शादी में देना है, किसके यहाँ जाना है, सब स्त्रियां देखती थी। आज पुरुष थोड़ा देखने, सारी स्त्रियां देखती थी। तो लड़कैयाँ एक नादान का शब्द है। तो मुझको लगता है कि ये जो रेलेवेंस है वो इस दृष्टि से यदि युवाओं को बताया जाए, 100 साल पुराना गाना है लेकिन इट इज़ रेलेवेंट, इट इज़ योर स्टोरी, इट कैन बी योर स्टोरी, यू नीड टू चेंज द परसेप्शन टूवर्ड्स फोक। कोई भी चीज़ आज यदि वो लड़के मान लीजिए JNU में फ्रेंच या जर्मन पढ़ने के लिए दाखिला लेते हैं, तो जब आप जर्मन पढ़ते हैं तो आप नई दृष्टि से पढ़ते हैं ना, वो आपकी भाषा नहीं है। आज आप यदि लोक को दृष्टि से, आज नहीं, मुझको ये उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के माता पिता ने घर में ही मना कर दिया कि अरे गंवार लगोगे, ये कैसे बोल रहे हो। यदि कहने लगा कि कितने बजे क्या कह रहे हो हैं, तो माता पिता तुरंत कहते अरे ठीक से बोलो, कैसे बोल रहे हो। माता पिता ने ही सबसे पहले बच्चों को बिगाड़ा, मैं कहूँगी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, भैया बैठे तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। आपके पुत्र, भैया कहेगा कि हम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं, सेंट फ्रांसिस लखनऊ स्कूल में उसका एडमिशन का हुआ।
एडमिशन के लिए बच्चा गया, वो छोटा उस समय 3-4 साल का रहा होगा, भैया भाभी भी शायद गए थे। एडमिशन में उनको कुछ और तो एंट्रेंस लेना नहीं था, एक इतने बड़े बाउल में टॉफ़ीज़ आई, और टॉफ़ीज़ में उन्होंने कहा लो, बच्चा जैसा होता उसने मुट्ठी भरी ली। उन्होंने उसी में आकलन कर लिया कि दाखिला लेना है कि नहीं देना है, क्योंकि मैनर्स एटिकेट्स क्या होते हैं कि एक लेनी चाहिए। और मैंने वो घटना मेरे मन में ऐसा, आज आप सच बताइएगा, किसी के यहाँ घर पे उस शहर में चले जाइए पहले आप, और होटल में रुक जाएं तो संबंध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते थे कि आप होटल में रुक कैसे गए। हमारे घर में आप किसी को खबर दे करके नहीं घर जाते थे, आप सीधे घंटी बजाते थे और दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता था। आप किसी से पूछ के उसके घर नहीं जाते थे, आप बस घर पहुंच जाते थे। हमने मेहमानों के सामने कैसे पेश होना है, बच्चों को ऐसे बता दिया, नहीं नहीं मिठाई नहीं खानी, उनके सामने तो बिल्कुल नहीं, एक मांगे तो एक ही लेना है। ये लोक के संस्कार से आपने दूर कर दिया। बच्चे के स्वाभाविक प्रवृत्ति मैं खाऊंगा, आपने सिखा दिया नहीं, ये अकृत्रिम है, ये कृत्रिम है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने दूर किया बच्चे को। त्योहार ऐसे मत बोलो, लड़कियों को बोला गया ऐसे नहीं हंसना है, ताली नहीं बजानी, हम तो भैया ऐसे ही हंसते रहे। मुझे याद है जब हमारा ब्याह हुआ तय, तो अवनीश से जब हमारी विवाह तय हुआ तो पहली भेंट हुई, तो हमारी जब मतलब ये तो लग रहा था शादी हो रही है, लेकिन नादानी थी इनकी भी। हमारी नादानी कितनी रही होगी समझिए कि हमने इनसे पहली चीज़ पूछी, ये बोले कुछ पूछो हमसे, तो हमने कहा अच्छा व्हाट इज़ योर सन साइन। समझ लीजिए कितना मिल्स एंड बून्स वाले हम ज़माने में रहे होंगे। इधर उधर की बातें हुई, तो बातों में इन्होंने हमसे जब विवाह तय हो गया लगा, तो इन्होंने कहा एक शर्त है तुमसे। तो मैंने कहा अरे शर्त, 25 के बाद 24 साल के इनकी उम्र थी। मैंने कहा कि बताओ। तो इन्होंने कहा कि शर्त बस ये है कि मुझे ज़िंदगी में फ़ोन करके ऑफिस से जल्दी लौटने को कभी नहीं कहोगे, क्योंकि मेरे लिए सेवा एक लक्ष्य है मानव सेवा का। और मैंने बहुत सुना है, और पत्नियां 5 बजे से जो आज घूमने चलो और यहाँ ले चलो वहाँ चलो, तो तुम ये वादा करो कि मैं ऑफिस से कभी इसलिए नहीं बुलाऊंगी कि बस आज क्या कर रहे हो घर चले आओ, कोई ज़रूरी कोई बात हो तो फ़ोन। ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। तो मैंने कहा मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा मेरी शर्त ये है कि कोई भी आया मिलने के लिए तो मेरे घर की बैठक में बैठेगा, तुम वहाँ पर ये मत डालना कि तुम IAS अधिकारी हो तो सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो नियम तुम्हारे दफ्तर में लागू हो। घर है, चूंकि मेरा तो कोई घर नहीं, मेरा घर तुम्हारा ही घर है, तो मिलने को तहसीलदार आए, नाजिर आए, कोई आए, मेरा सिंगर आए, मेरा कलाकार आए, आर्टिस्ट आए, किसान आए, कोई आए, वो मेरा यहाँ वही सम्मान पाएगा, उसी तरह से उसको बैठाए। इन्होंने कहा ये तो मेरे मन की बात तुमने कही। तो हम दोनों में उस तरह की बात हुई। तो जो एक लोक वाली आप बात कह रहे हैं, वो हमने कभी उस तरह से कभी की ही नहीं, कभी सोची ही नहीं। आज की पीढ़ी में मुझको लगता है डेफिनेटली कि वो दृष्टि देने के लिए माता पिता का वो संस्कार देना कि ये परिवार से ही शुरू होगा, घर से ही देखें, और जो भी उनको अच्छा लगता है, जिस भाषा के हैं, जिनसे भी लेते। तुमने बताया तुम्हारी माँ गांव की स्त्रियों से बुंदेलखंड में गाने रिकॉर्ड करा रही है, उस आस्था, उस विश्वास को, उस विचार को अपनाए। वही लोक संस्कृति का मतलब गांव में जाके रहना नहीं है। लोक संस्कृति ग्लोबल विषय है। दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति लोक संस्कृति का बहुत बड़ा पोषक हो सकता है। ये मैं एक बात को दूर कर दूं, क्योंकि ये मेरे संग तो बहुत हुआ कि अब मुझे तो अकारण अभिजात्य वर्ग का मान लिया गया, क्योंकि एक विशेष सेवा में मेरे पति हैं, तो मेरे सरोकारों के प्रति गंभीरता लोगों के मन में नहीं थी कि इनको क्या करना, ये शौक है इनको, चकल्लस है, ऐसा ही है। तो मुझे तो आधे से अधिक जीवन अपने को प्रूव करने में लग गया कि मैं जो कर रही हूँ उसकी गंभीरता क्या है। तो कोई भी व्यक्ति, वो देश के नहीं विश्व के किसी कोने में बैठा हो, उसके सरोकार, उसकी सोच यदि लोक के प्रति है तो वो प्रासंगिक हो। We can take the question. Yes.
ऑडियंस से हाँ, आप लोगों में से कोई सवाल मालिनी जी से पूछना चाहेंगे? यहाँ तो बहुत सारे हमारे ऐसे परिचित बैठे। अनंत विजय जी कुछ पूछना चाह रहे थे शायद? नहीं? सुनाई नहीं दिया भैया। अच्छा, अभी किताब पढ़ी ही नहीं है, पढ़ लीजिए, बहुत आनंद आएगा। मेरा हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। 30 साल पहले था, आपने पहले शास्त्रीय संगीत, गजल, हम समझ सकते हैं, जो हमने अभी पूरी सब बात कर ली कि अवनीश जी अधिकारी थे, आसान नहीं रहा होगा लोक को एक अपना मकसद बनाना जीवन का, और उस पर जिस तरह से आप लगी रही हैं। लेकिन आज 30 साल बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत सफल हुई है, या अब वो फल दिखने शुरू हुए हैं जो एक बीज बोया था और ये किताब आज जब हमारे हाथ में है? 40 साल बाद। 40 साल 37 साल तो ब्याह को हो गए, उसके पहले ही से। आप ये देखिए 85 में पहला गंगा महोत्सव शुरू हुआ था, ठीक 40 साल पहले। प्रथम गंगा महोत्सव जिसमें राजीव गांधी आए थे, उसमें चैती गाई थी मैंने 85 में, और तो 40 साल पुरानी बात हो गई, 30 नहीं। हाँ, संतोष होता है। संतोष ये होता है कि मुझे लगता है कि यदि मैं ये कह सकूं, गा कर के पैसा, नाम, यश कमाना मेरी कभी से भी कोई उसका वो मेरा उद्देश्य नहीं था। सोच बदलना मेरा उद्देश्य था, क्योंकि वो सोच के प्रति मुझे बड़ी विरक्ति थी कि जो सोच थी, भारत के प्रति जो उपेक्षा की दृष्टि थी, स्त्रियों के प्रति जो परंपराओं के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति जो उपेक्षा, बल्कि घृणा की दृष्टि थी, मैं कहूँगी। हाँ, सबको लगता था ये 18वीं शताब्दी की बातचीत है। उनको ये मतलब, आप जिसे कहते हैं ना, आप उस किताब को ही नहीं खोलना चाहते, यू हैव जस्ट जज बाय कवर। आपने उसको पढ़ने की ही कोशिश नहीं की, कह रहे ये सब क्या है, ये सब डीजे लाओ, ये सब ढोलक कुटी में टांगो, बंद करो, अम्मा तुम बंद करो अपने गाने, ये सब छोड़ो, ये सब पंडित जी भी यदि मंत्र पढ़ रहे हैं, पंडित जी बस जल्दी ब्याह कराओ। यानी वो आपको डिटेल में जाना ही नहीं है। वो मैंने देखा, और कहीं ना कहीं उस चिंता का कहीं ना कहीं एक प्रभाव था कि मुझे लगा कि इसकी मुझे चिंता ही नहीं थी, मुझे कोई नाम होगा, यश मिलेगा या कुछ। सोच बदले। और जिस समय मंचीय प्रस्तुतियाँ मैं बहुत जोर शोर में दे रही थी ऋचा, मुझे बहुत दुख से बात कहना पड़ रहा है कि उस समय लोक संगीत को लेकर के समाज की कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं थी। ऐसे ऐसे कलाकार भी थे, ऐसे ऐसे गाने बजाने हो रहे थे कि एक दो मंचों पर तो मेरे पहले जो कलाकार मंच करके गए, फिर मैं गई नहीं। एक ऐसा कार्यक्रम गाज़ियाबाद का था, और गाज़ियाबाद में मेरे पहले कलाकार गा के गए। अच्छा, जैसा होता है आयोजक आपको बुक करता है, तो अब तो मैं पूछने लगी हूँ, तब बताता नहीं था कि आपके अलावा और कौन कौन कलाकार है। मुझे किसी ने बताया कि पोस्टर में आपका तो फोटो किसी और कलाकार के साथ भी है, 2 कलाकार 3 कलाकार हो। मुझे जब पता चला, अच्छा मैं इतनी नादान, मतलब नादानी कहूँगी, 2004 की बात है ये, मेरठ में थे हम, और हमने कहा कि फिर गूगल तो होता नहीं था उस ज़माने में। फिर एक दिन टेलीविज़न पे एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, उन दिनों गाने चलते थे, होली पे गाना सुना उन कलाकार का। अब गाना जो सुन लिया तो मेरा तो तबीयत मेरी झंकृत हो गई। अब मैंने उस आयोजिका जो थी, महिला थी, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं ये कार्यक्रम मेरा सबसे पहले आप करा दीजिए, यदि ऐसा जो हो गया, क्योंकि भाई आपको प्रोफेशनलिज्म यही है कि आपको दुख हो चाहे सुख हो, कमिटमेंट इज़ अ कमिटमेंट, आप जाएं गाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका हम सबसे पहले करा देंगे। जब पहुँचे तो मुकर गए। मुकरने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, जब वो कलाकार गा गए, गाने के बाद हमसे बोले मंच पे आप, मैंने मना कर, मैंने कहा अब तो मैं जाऊंगी ही नहीं मंच पे। तो ये एक ऐसे समय में हमने, जहाँ पर स्त्री को भोग्या, ये एक कह लीजिए एक प्रोडक्ट, क्या बोलूँ, किस तरह से, कैसे कमोडिटी की तरह से शब्दों के ऐसे ऐसे छिछले शब्दों का प्रयोग करने वाले कलाकार और कैसेट इंडस्ट्रीज़ ने ऐसा मतलब वो कर रखी थी। और वहाँ पर मुझे ये लगता था कि मैं, जब मुझे याद है कि जब मैं इन गीतों को गाती थी तो ये लगता था कि बाबा आदम जमाने के गानों को कौन सुनेगा, सोहर को कौन, वो पूछती थी कि हल्दी के गाने का इसका क्या मतलब है, इसको ये गाने कौन क्यों गाएगा। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी मैंने बदली कि एक थोड़ी गरिमा एक कह सकते हैं। और आज के टाइम पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी
चैलेंज मैंने वो स्वीकारा कि ठीक है, यदि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो मैं एंटरटेनर बन करके, एक एंटरटेनर बन करके स्वस्थ मनोरंजन क्या हो सकता है और एक लोकगीतों के माध्यम से 3 घंटे मंच को बांधा जा सकता है, मैं वो भी करके दिखाऊंगी। वो पूरी तरह से मैंने बदला अपने आप को, मैंने बहुत बदलाव किए। लहंगा पहना, लहंगा पहन करके प्रस्तुति की, और वो एक बहुत नयापन था, उसके लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि नृत्य करना, नृत्य के संग कुछ भी करना, अभिनय करना, करके मंच में ऑडियंस के बीच में घुस जाना कि एंटरटेनमेंट है। लेकिन मेरे हमेशा कार्यक्रम में देवी गीत से आरंभ होता था, दूसरा गीत हमेशा राम का सोहर होता था। सोहर को मैंने गाकर कार्यक्रम की अनिवार्यता बनाई कि श्रृंगार के गीत सुनने तो वो सुनो जो स्त्री गा रही है। स्त्री की ओर से क्या क्या श्रृंगार हो सकता है? स्त्री की ओर से अरे गोरिया चली नई हरवा, बलम सिसकी लई लई रोवे, कुइया में रोवे, बरौठा में रोवे, अरे बगीचा में सिर दई दई मारे, बलम सिसकी दई दई रोवे। स्त्रियां क्या क्या गा सकती हैं? लागल झूलनिया के धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। स्त्रियां और क्या क्या गा सकती हैं जो मंच के हिसाब से कह सकते हैं? अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हो नंदी, दिया ना जराद, दिया ना जराद ननदी, भैया के जगाद, अरे पोरे पोरे चढ़ातिया लहरिया रे ननदी, दिया ना जराद। महेंद्र मिश्र जी की पूर्वी है। चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जैब ननदी। तो स्त्री की क्या अभिव्यक्ति हो सकती है, वो क्या गा सकती है? उन गीतों को मैंने उठाया, क्योंकि अभी तक पुरुष गाते थे उन गीतों को, एक स्त्री क्यों नहीं गा सकती? एक स्त्री बिरहा क्यों नहीं गा सकती? यहाँ तक कि होली के समय जो जोगीरा गाए जाते हैं वो अधिकतर सारे पुरुष गाते थे जोगीरा। इस बात को सुनिएगा अनंत जी, सारे पुरुष गाते थे, और इसीलिए उनका साहित्य बड़ा उच्छृंखल और खुलापन लिए होता था। मैंने कहा स्त्रियां गाएंगी तो क्या गाएंगी? पिया गईले, पिया परदेस गईले देवरा अनाड़ी, अरे देवरा अनाड़ी, पिया परदेस गईले देवरा अनाड़ी, अब के फागुनवा न खोलब किवाड़ी, देखा हई रे गई खन केला फागुन में मन के तराना, अरे भावे न पिया बिन मौसम सुहाना, देखा हई रे हई। एक स्त्री गाए, मनोरंजन रहे, दबंगई रहे, लोक की तरंग रहे, लेकिन मर्यादा रहे और स्त्री की अभिव्यक्ति रहे। ये सब मैं पहली बार बोल रही हूँ। एज ए परफॉर्मर ये बदलाव मैंने किए। उस समय बहुत इनको लेकर लोग चकित थे, क्योंकि लोक गीतों के प्रस्तुतिकरण का एक बड़ा बंधा बंधाया स्वरूप था। ढोलक लेकर के स्त्रियां बैठती थी। मैंने कहा नहीं, वक्त बदल गया, मैं खड़े होकर के गाऊंगी, नाचूंगी। जिनको तुम बम्बई से बुलाते हो, दिल्ली से बुलाते हो, मैं उसी शैली में परफॉर्म करूंगी, लेकिन वो गीत गाऊंगी जो तुम्हें दादी बुआ गांव में गाती थी, वहीं तुम्हें सुना करके नचाऊंगी, रिझाऊंगी और बताऊंगी कि जो 18वीं शताब्दी में गाती थी वह 21st सेंचुरी में कितना रेलिवेंट है। तो मैंने उसके लिए बहुत आलोचनाएं भी झेली हैं। मुझे याद है कि जब जुनून शो आया तो अप्पा जी हमारी गुरु, क्या क्या गुरु, मतलब इसीलिए तो उनका नाम लेते नहीं घाती हूँ। और बनारस, आपको पता है कि बनारस तो इतना रस, तो एक दो कोई वहाँ पर बात लगाने पहुँचे कि अप्पा जी से कहे कि मालिनी के दिखलू के नाही, तो नथ हथ कुल पहिर के एकदम झूम के गावत नाचत हैं भैया। तो अप्पा जी का जवाब आया, अरे तो लोकगीत न गा रही है, ढेर जानकारी है होकर रखे, बड़ी जानकारी है लोकगीत की उसको, वो तो लोकगीत तो गा रही, यानी लोक गा रही तो लोकवेश में। गुरु ने एक पंक्ति कह करके मेरा ऐसा सम्मान की, रक्षा करी और सबको चुप करा दिया कि मुझको याद है कि अब लोग शॉक्ड हो गए थे जुनून में जब लोगों ने देखा मुझे कि, और मैंने, मुझसे कई लोग कहते कब से आप नृत्य करती थी? मैंने कभी नहीं, पहली बार सैया मिले लड़कैया पहला एपिसोड था जिसमें मैंने मंच पे, वो भी कंपटीशन था, और उसमें जब मैंने नाचा तो मुझे लगा मैं स्कूल की बालिका हूँ। और अभी भी वैसे ही, आज भी वैसे ही वो ऊर्जा लगती, क्योंकि चिंता बस ये थी कि ये चीज़
आकाशवाणी दूरदर्शन के अलावा पहली बार कोई टीवी चैनल लेकर आ रहा है। वोटिंग में 6 एपिसोड में चाहे मैं आउट हो जाऊं, लेकिन चैती, कजरी, या तक कि धोबिया भी मैं उसमें गाया था, नाचा था, पुरुष बनकर धोती कुर्ता पहन करके नाचा था। लोगों को याद रहे कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि नहीं। लोगों की पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बदलाव मैंने ये देखा, यहाँ रोहित तो बैठी, नील, बहुत सारे कलाकार जो लोक कलाकार अपने नाम के आगे लगाना हेय समझते थे कि लोक कलाकार क्यों कह दिए, बोलो बस गायिका बोलिए, गायिका में बड़ी चीज है, लोक गायिका बताया लोक गायिका। तो मैं कहती थी रे लोक, यानी जिसको लोक ने स्वीकार कर लिया उससे बड़ा कौन हो सकता है भाई। आज मुझे आश्चर्य होता है, नाम नहीं लूंगे, ऐसे बहुत सारी गायिकाएं हैं और गायक हैं। फेसबुक में मैं नाम के पहले लोग गायक लिखते हैं, फिर नाम शुरू लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये सोच का बदलाव है, वो बदलाव शायद लाने में सफल हुई। सोच का बदलाव एक ये भी है कि लखनऊ के ही लेगेसी बुक स्टोर्स हैं, यूनिवर्सल बुक सेलर्स, और जब लखनऊ में इस किताब का कार्यक्रम हुआ तो मैंने शाम को चंद्र प्रकाश जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी से बात की। मैंने उनसे पूछा सर कैसा रहा, बोलते अदिति जी बैठने की, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। क्या बात तो एक बुक स्टोर्स ये भी रहे हैं। तो लोक संस्कृति, मुझे लगता है इसकी अभिव्यक्तियाँ अलग अलग तरीके से। और जब बच्चे की टॉफ़ी की बात हो रही थी, हर पुस्तक मेले में हमारे पिताजी बड़े से बाउल में खूब सारी टॉफ़ियाँ भरवाते हैं और हम बोलते हैं ये सब पुस्तक मेले में कैसे होगा। कोई बच्चा आ जाए बोले भरो भरो। ये छोटी छोटी बूंदें, ये छोटी छोटी छींटें मेरे ख्याल से हमारे अंदर का मनुष्य इसी तरीके से जगाए रखे और प्रेम से अभिभूत रहें। और इस सेशन के इसी अंतिम पड़ाव पे हम हैं और आप सबका साथ बना रहा। यतीन्द्र भैया के बिना ये फेस्टिवल, किताब संभव नहीं थी, शायद किसी काम में व्यस्त हैं। और ऋचा दीदी आ गए यतीन्द्र जी आ गए। और मालिनी जी ने किताब के शुरू में ही सारी सुमंगलाओं जो आपने कहा है, सबका आपने आह्वान जैसा किया है। और सिर्फ अप्पा जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है मालिनी जी आपके ऊपर वाकई उन सब की कृपा बरस रही है कि आप लोक को इस तरह से मेन स्ट्रीम में वापस ले आई हैं जो ऐसा लगने लगा था कि अब लुप्त ही है। आज मैंने पूछा था कि लुप्त क्यों हो गया, तो वो वापस आया है और वो और तेज़ी से वापस आएगा। आखिर में एक बात बताना चाहूँगी, कल मैं मंच के लिए साड़ी अपनी चूज़ करनी थी तो मेरी 16 साल की भतीजी बोली, एक मैंने वाइट चिकन की साड़ी निकाली थी, बोली मालिनी आंटी का प्रोग्राम है ना तो रंग बिरंगा पहनो। तो बच्चे अगर हमारे लोक कला, साहित्य और लोक कलाकारों से रंगों को इस तरह से जोड़ने लगे जीवन को, तो एक बार जोरदार तालियां सिर्फ मालिनी अवस्थी जी के लिए नहीं, चंदन किवाड़ के लिए और यतीन्द्र जी के लिए, यतीन्द्र जी के लिए। और किताब यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग कोई सवाल करना चाहे मालिनी जी से तो आप सवाल कर सकते हैं प्लीज। अंतिम जो टिप्पणी मालिनी जी की थी मंच को लेकर, और मंच पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी महिलाओं को लेकर, उसमें मुझे लगता है कि विधा जरूर बदल गई है पर टिप्पणियां तो अब भी वैसी ही हो रही हैं। मेरी चिंता उसको लेकर नहीं है, मेरी चिंता मंच के उन कलाकारों को लेकर है जो इतिहास के नाम पर गलत व्याख्या करते हैं। लोक की कहानी उठाकर, जैसे मैं एक अभी बहुत बड़े तथाकथित युग कवि को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कालिदास की बात सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि कालिदास जब कुमार संभव में रति प्रसंग लिखने लगे तो पार्वती जी ने सरस्वती को बुलाया और कहा ये कौन मूर्ख है जो ऐसा लिख रहा है, इसको समझ नहीं है कि ये रति प्रसंग लिख रहा है, इसको श्राप दे दो। और उन्होंने उसको श्राप दे दिया, पक्षाघात हो गया और कालिदास जी कुमार संभव पूरा नहीं कर पाए। मालिनी जी, मेरी चिंता यह है कि इसके स्रोत क्या है, आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार से ऐसे जो कुतर्क हैं उसको लोक में अगर इसकी व्याप्ति हो गई तो फिर लोक का कितना नुकसान होगा इससे। प्रश्न अच्छा है। प्रश्न जो मूल प्रश्न आपने अंतिम एक बात कही कि इस प्रकार की यदि कोई बात है, पहली बात तो आपने जो बात कही मैंने सुनी नहीं है और मैंने ऐसा भी नहीं कुछ सुना है कि कोई श्राप कालिदास जी को मिला हो, क्योंकि यदि श्राप मिला होता तो आज भी
कालिदास जी का नाम लोग जप नहीं रहे होते। आज भी कालिदास अमर हैं, उनकी कीर्ति, उनकी रचनाएं हैं, और आज भी कालिदास जो अनुपम कहते हैं, उपमा कालिदासा से, कालिदास जैसा ना कोई हुआ ना हुआ। यदि श्राप मिला होता तो यश कीर्ति भी तो वहीं पे समाप्त हो गई होती। तो इसलिए मैंने तो ये नहीं सुना, लेकिन ये बात चिंता अच्छी इसलिए है कि यदि कोई बात इस तरह की प्रचलित हो जाए और प्रचलित होने के बाद कहीं उसी को सत्य न मान लिया जाए। आपका कहना ये है ना कि इसको सत्य न मान लिया। मुझे क्या लगता है, इन गीतों की रचनाओं को मैंने जब सुनते हुए, कथाओं को सुनते हुए मैंने बहुत विचारा है। अनंत जी, मेरा ऐसा मानना है कि कई युगों में लोगों ने बहुत कुछ सोच के बहुत कुछ लिखा है, और लोक ने अगली पीढ़ी में उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है जहाँ पर उनको वो तर्क की कसौटी पे, सत्य की कसौटी पे खरी दिखी, बाकी चीज़ों को खारिज कर दिया। देखिए उस ज़माने में आर्काइविंग क्या थी? ओरल ट्रेडिशन, यानी कि आप वाचिक परंपरा से ही उसको संभाल सकते थे। यदि कोई बात कुसंगत लगी, कुतार्किक लगी, तो उसको आगे छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। ऐसे बहुत सारे गीत बने जिनको कि गाया अब नहीं जाता, बहुत सारी कथाएं थी जिनको पिछली पीढ़ी ने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तो जिस बात में कोई दम नहीं रहेगा, मुझे उसकी लगता है चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको समाज उसका संज्ञान लेगा नहीं। कोई और सवाल? वैसे कौन है, किनकी बात आप कर रहे हैं, कौन कवि? आप क्या पूछ रहे थे? माइक दे दीजिए। अनंत के भीतर का पत्रकार जाता नहीं। मैम, मैं नीरज श्रीवास्तव, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, और आज मुझे पहली बार, या तो ये कहिए मेरा दुर्भाग्य था या अज्ञानता थी, कि जो मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ। सत्य बताऊँ, मैं ऋचा अनिरुद्ध मैम का फ़ैन हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं यहाँ पर बैठता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऋचा मैम को टीवी के अलावा देखा नहीं था। लेकिन जब मैंने आज आपको सुना है, तो भारतीय लोक संस्कृति को बचाने के लिए मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है या आपकी ज़रूरत सो कॉल्ड एलीट क्लास में है। मतलब भारतीय लोक संस्कृति का बचना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि आप इतने बृहद क्षेत्र में काम कर रही हैं लोकगीत या लोक संस्कृति के लिए, तो आप ही बता सकती हैं कि कैसे इसको बचाने के लिए और क्या किया जाए। क्योंकि सो कॉल्ड एलीट क्लास का, जैसे भी आपने बताया कि एक बच्चा 4 टॉफ़ी लेना चाहता है, और लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस कुछ और हैं, तो वो बात ऐसा मन को छू जाती है कि उसके लिए कुछ भी कहना, अब आप ही या आपके जैसे ढेर सारे लोग हों जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में इस तरह के वाचन से लोगों का मन परिवर्तित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर। और ऋचा को आभार कि उनकी वजह से आप आए और आपने मेरे दर्शन किए और सुना। देखिए, एक एलीट की जो बात हमने कही, वो तो एक विशेष वर्ग की कही। जब भी आपने एक बात कहा कि या तो मेरा दुर्भाग्य रहा या अज्ञानता, आप ही के शब्द को कोट कर रही हूँ, तो हर कुछ एलीट से मतलब नहीं। बहुत बड़ा वर्ग है जो उदासीन है इस ओर से, वो इरादतन नहीं हुआ है, वो हो ही गया है। और ऐसा नहीं कि लोक संस्कृति से जुड़ने के लिए आपको मालिनी बस्ती से जुड़ना है, किसी कलाकार से जुड़ना है। आपको बस अपनी दादी से जुड़ना है, अपनी माँ से जुड़ना है, अपने गाँव से जुड़े रहना है, गाँव की परंपराओं से जुड़े रहना है। आप जहाँ हैं वहीं से जुड़ सकते हैं, इसके लिए मुझसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं। वो एक हमने जानबूझ के, जैसे एक जन्म की नाल होती है ना, आजकल तो सर्जरी में करके जाने कहाँ फेंक देते हैं। हम लोग जब पैदा गांव में, हम तो कन्नौज में हुए, तो हम लोग की नाल घर में ही गाड़ दी जाती थी, और बड़े गर्व से कहा जाता था हमारी नाल यहाँ गड़ी है। उसको बड़े गर्व से कहते थे हमारी कन्नौज में गड़ी है। भैया की कहाँ रे, तुम तो लखनऊ में पैदा हुए, हम कन्नौज में पैदा हुए, तो नाल गड़ी रहती तो हम लोग जाते थे बड़े गर्व से देखने, यहाँ पे हमारी नाल गड़ी है।
हमारे यहाँ नाती पोते जब पैदा हुए दोनों, तो उनकी नाल का हमने ध्यान रखा कि वो कहाँ पे गड़ी हैं। अब तो आजकल उसका स्टेम सेल वगैरह लोग बताते हैं, बनाना जाने क्या क्या चीज़ें डॉक्टर ही बताते हैं। नाल गड़ी है, उस कहावत का अर्थ ये है कि यहाँ से आपका नाड़ का संबंध मात्र कुल से जुड़ा हुआ है, माँ से जुड़ा है, यानी कि उस पूरे वंश से वो संबंध जुड़ा है। काट के आपको इस फेंक दिया गया अवतार लेने यहाँ पर, लेकिन उसी की बदौलत आप आए हैं 9 महीने, तो वो सृष्टि की आपको यात्रा पूरी करनी है। उस नाल जहाँ पे गड़ी है उसको छोड़ना नहीं है, उस जगह को। तो वो कहीं भी आप रहें, आपका गांव, आपका धाम, आपका परिवार, आपका कुल, उसको अपना लीजिए। संस्कृति ऐसे ही घर में आ जाएगी। बच्चों को जोड़िए, आपकी ओर से यदि छूट गया है, बच्चों को जोड़िए। घर के शादी विवाह आयोजनों में मुझे लगता है ढोलक बजवाइए। अब डीजे छोड़ के हम लोग अगर ये शुरू करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चंदन किवाड़ यहाँ यूनिवर्सल बुक सेलर के फेस्टिवल बुक शॉप पर उपलब्ध है, और मालिनी अवस्थी जी बुक साइनिंग केओस में, ऑथर्स लाउंज में यहाँ किताब के लिए आपके बीच हैं। बहुत धन्यवाद। पुस्तक और लेखिका ऋचा जी, यतीन जी, फेस्टिवल, आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करता हूं अग्रवाल समाज अयोध्या के अध्यक्ष एवं टाइमलेस अयोध्या फेस्टिवल के संरक्षकों में से एक आदरणीय आशीष अग्रवाल जी से कि आप मंच पर आएं एवं सभी सम्मानित वक्ताओं को सम्मान वस्त्र प्रदान करें। और जैसा कि आपसे कहा गया है, मैं एक बार पुनः आप सभी को सूचित कर रहा हूं, मंच के ठीक बाईं तरफ आप देखेंगे बुक साइनिंग लाउंज करके लिखा हुआ है, जहां मालिनी जी चंदन किवाड़ अपनी पुस्तक पर साइन करेंगी, हस्ताक्षर आपको वो देंगी, अंकित करेंगी किताबों पर। आप किताब की प्रतियां ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपनी प्रतियों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं आशीष अग्रवाल जी से कि आप मंच पर आएं। मंच के माध्यम से हम सुन रहे थे मालिनी अवस्थी जी को। उनके साथ बातचीत के इस सत्र में उनकी सखियां ऋचा अनिरुद्ध जी एवं अदिति महेश्वरी गोयल जी उनके साथ थी।